हेलो गाइस, आप स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डिजिटल दारुवे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलस मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स के बारे में। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस का क्या रोल है और कौन कौन से टॉपिक्स मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट हैं मशीन लर्निंग के लिए। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस सीरीज को ना पूरा देखना, क्योंकि ना इस सीरीज में मैं ना बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली दो सीरीज में बताया था, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली सीरीज में। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि यदि आप ना कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हो और आपने ये दो चीज़ों के बारे में बात नहीं की तो यार आपने कौन सी कैलकुलस पढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होती है तो अपना टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको ये सारी चीज़ें मैं ना क्लियर कर दूंगा, और जिनको पता भी है ना उनको ना इसके बिहाइंड द सीन जो जो चीज़ें होती है, डिफरेंशिएशन का असल में मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप ना इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देना, क्योंकि ना इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। आपने बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मशीन लर्निंग में ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से ना डिफरेंशिएशन ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बहुत कम ऐसा होता है जब ना अपना इंटीग्रेशन को यूज़ करोगे। तो हम ना मेन फोकस अपना ना डिफरेंशिएशन के ऊपर करेंगे, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस। ठीक है, तो दोस्तों मैं ना पहले ना आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ताकि ना एग्जांपल से आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ना हम एग्जांपल के साथ साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई के बीच में ना एक ना वेव ला दी। ठीक है, मतलब एक ना वेव क्रिएट कर दी या फिर ग्राफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये रैंडम लाइंस है तो आप इतना बस टेंशन मत लो। ठीक है, और दोस्तों जो सी ये वाली लाइंस है ना कैलकुलस में इसे ना फंक्शन कहते हैं, आप ना इसे फंक्शन मान सकते हो। जो सी ये वाली आपको वेव दिख रही है ये एक तरह की फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो सी एक्स एक्सिस है उसे हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं, और जो सी वाई एक्सिस होती है ना इसे वाई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स की तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं। और एफ का क्या मतलब होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि जो सा डिफरेंशिएशन है इसे हम किस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, जब आपने ना डिफरेंशिएशन को डिनोट करना होता है ना तो हम ना कुछ इस तरह लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने डेरिवेटिव कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है उसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बस आप इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर हम ना इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, df बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने ना y को f ऑफ x दिया था तो हम ना y की जगह पर f भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ना y डैश भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए, या फिर f डैश को भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंशिएशन का असल मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिखता है ना, इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y एज x चेंजेस। मतलब कि x के चेंज करने से, मतलब कि जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जाएंगे y में कौन कौन से चेंजेस आते जाएंगे। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, या यदि मैं यहाँ की पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, यदि यहाँ पर 1 पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना पॉइंट होगा, 9 पॉइंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जाएंगे आप जैसे कि यहाँ पर ना वेव क्रिएट हो रही है, मतलब कि y में भी चेंजेस आती जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत पिछली सीरीज में। ठीक है, यदि आपने मेरी पहली सीरीज देखी हुई है तो फिर तो आपको पता होगा कि x के चेंज करने से y भी चेंज होता रहता है। अब हम क्या करते हैं, इन वेव्स के ऊपर ना 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, मतलब कि मैंने ना x पे 2 पॉइंट्स ले लिए, x1 एंड x2, और ना मैं बिल्कुल उसके ऊपर चला गया जहां पर हमारी वेव प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने ना उसके सामने वाला जो सा y1 है उसे भी नोट कर लिया, और इसी तरह मैंने x2 के मैं बिल्कुल ऊपर चला गया जहां पर हमारी जो सी लाइन है वो प्रेजेंट है, और उसके बिल्कुल सामने चला गया वहां पर क्या था, y2। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है और y2 भी गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, जो से ये वाले जो से आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि फंक्शन के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि यहां पर हम ना क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर देते हैं। इसे हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में आपको आगे पता लग जाएगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, अब दोस्तों अब मुझे एक चीज बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यदि आपने 10th क्लास तक मैथमेटिक्स किया है तो इसका आंसर आपको पक्का पता होगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हमारे पास एक परपेंडिकुलर होता था, बेस होता था। ठीक है, और एक क्या होता था, हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारा इस डायग्राम में जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, या फिर बेस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक बार सोचो फिर बताओ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ।
यदि आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो इसके सामने जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं y1 एंड y2, इसका आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। जो भी इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह यदि आप ना बेस निकालना चाहते हो, आपने क्या करना है, x1 और x2 के बीच में जो भी डिस्टेंस ना उसे फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख देना है। इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर और ना बेस की वैल्यू आ जाएगी। इसे हमने क्यों निकाला है वो आपको अब पता लग जाएगा। एक्चुअली दोस्तों जो सा हमारा डेरिवेटिव होता है ना dy/dx, एक्चुअली इसका मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब कि हमारे पास ना दो पॉइंट्स होते हैं उस फंक्शन के ऊपर, मतलब कि वो जो से हम आपको यहाँ पर जो सी वेव दिख रही है ना, इसके ऊपर हम ना कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं और उसके ऊपर ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसे हम डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x की तरह भी डिनोट करते हैं। और ना ये इक्वल पता किसके होता है, टैन थीटा के इक्वल होता है। जैसे कि दोस्तों यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री की है 10th क्लास में, 9th एंड 10th में यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री किया फिर तो आपको पक्का पता होगा कि टैन थीटा क्या चीज़ है, क्या ये बला है। ठीक है, वैसे ना ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आपने यदि पहले से पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स फिर तो आपको पक्का पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं ना हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ना पहले एक बार ना ट्रिग्नोमेट्री देख लो। ठीक है, बस ना टैन थीटा को समझ लेना। ठीक है, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना पार्ट समझ लेना, क्योंकि यदि आपको टैन थीटा के बारे में नहीं पता फिर ना आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका कोई भी मतलब नहीं बचता। ठीक है, तो दोस्तों आप ना इतना देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो सा यदि आपने कह दिया कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल होता है टैन थीटा की, पर यहाँ पर तो कोई थीटा है ही नहीं। यहाँ पर तो हमारे पास 90 डिग्री प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हमने अभी परपेंडिकुलर क्रिएट किया था, इसके अलावा तो कोई एंगल है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों मैं इसका आंसर आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जो सी ये वाली थीटा की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, और वो क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ना हमने, यदि आपने पहले कभी डेरिवेटिव की है, मतलब कि +1 और +2 में वैसे मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव होती है। ठीक है, वहाँ पर ना आपने एक चीज़ देखी होगी, वहाँ पर होता है लिमिट x बिलोंग्स टू 0। ठीक है, जब हम क्या करते हैं डेल्टा x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पर आपको x2 पॉइंट दिख रहा है ये x1 के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो सा हमारा x1 और x2 है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेगी, जो कि ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और यदि मैं इस पॉइंट के ऊपर एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दोस्तों जिनको नहीं पता टेंजेंट क्या होता है उनको मैं बता दूं, यदि आपके पास कोई भी एक कर्व हो, ठीक है, और उसके ऊपर आप ना कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, मतलब कि जो कि उसे टच, मतलब एक पॉइंट के ऊपर टच करके जाए, तो उसे हम ना टेंजेंट कहते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, यदि कोई भी कर्व के ऊपर हम ना कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टच करके आगे निकल जाए, उसे हम ना टेंजेंट कहते हैं। वैसे ये 10th क्लास में हम कवर करते हैं, मतलब कि 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, बट जो भूल गए उनके लिए मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों जब आप ना इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो आप यदि इस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करते जाओगे तो आप ना एक जगह पर ना x के साथ ना मीट कर जाओगे। जैसे आप देखते हो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो सा x के साथ ये क्या कर गया, कोलैब कर गया या फिर कट कर गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम चेक करें एंगल बिटवीन x और टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल होगा ना वो क्या होगा, हमारा जो सा टैन थीटा का एंगल, जो हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था ना टैन थीटा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू दिख रही है वो यहीं से आएगी। ठीक है, जब आपकी थीटा की वैल्यू उसमें पुट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को निकालते हैं। वैसे जो सा दोस्तों आपको ये वाला डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, इसे आपको सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मतलब कि जो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी जो उनसे फॉर्मूलेज वगैरह बताऊंगा, इन सभी को आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आजकल बहुत सारे कैलकुलेटर्स आ चुके हैं। और ना यदि आप पाइथन की भी बात करो तो वहां पर भी ना पहले से लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जहां पर ये सारा कुछ पहले से ही इंप्लीमेंट किया हुआ है। आपने बस क्या करना है, उन चीजों को बस इंपोर्ट करना और रन कर देना। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि जो सा डेरिवेटिव है वो किस लिए हम यूज करते हैं कैलकुलस में। बाकी दोस्तों अपना टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव को आपने कैसे सॉल्व करना है। यदि आपके पास कोई भी वैल्यू उसे आपने कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। बट दोस्तों जो सी वो वाली चीजें है ना वो ना मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप ना बोर हो जाओ, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आप ना वीडियो छोड़ के चले जाओ और ना जो सी वीडियो उसकी रीच कम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि हमने ना पिछली बार बात की थी टेंजेंट की, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ना
कोई भी एक एंगल ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा यदि वो वाला जो सा एंगल है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगी, मतलब कि मैं 0 की मतलब कि जो सी थीटा की वैल्यू है यदि 0 होगी उसकी बात नहीं कर रहा, जब थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और 90 से कम होगी तब जो सा आपकी स्लोप का आंसर आएगा, मतलब कि जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और यदि थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में लाई करेगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताया कि 0, यदि आपका आंसर या फिर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, या फिर 90 होगी तो वो क्या आएगा, या फिर 180 आएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना मैंने 0 डिग्री के लिए ले लिया और एक ना 90 डिग्री के लिए ले लिया। पहले 0 डिग्री की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 0 डिग्री, जब हम आपकी थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो हमें पता है tan 0 कितना होता है, 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो सी भी लाइन होगी ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इससे आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, क्लियरली पता कर सकते हो। वैसे यदि आपने 9th 10th में की हुई है ट्रिग्नोमेट्री फिर तो आपको पक्का पता होगा इसके बारे में, आपने एक टेबल पढ़ा होगा उसमें ये सारा कुछ पहले से ही दिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में। अब दोस्तों मैं नहीं बता रहा, ठीक है, एक बार अपना गेस करो, अपना कमेंट में बताओ, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपका आंसर सही था या फिर नहीं था। आपने कमेंट कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या है, 90, ठीक है, और हमें पता है tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्यों होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा डायग्रामेटिकली, ठीक है। अभी के लिए आप ये देख लिए, जब भी आपकी थीटा की वैल्यू 90 होगी ना तो आपका जो सा आंसर आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और ना वो ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब मैं आपको ना ग्राफिकली एक बार दिखा देता हूँ यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने ना एक ना tan का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ, ठीक है। उससे पहले ना जो जो रूल्स है वो सारे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला रूल था पॉजिटिव वैल्यू तब होगी जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगी, नेगेटिव तब होगी जब थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इसी तरह यदि आपकी थीटा की वैल्यू 0 आएगी तब आपका आंसर क्या आएगा, 0। अब बात करते हैं कि जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 आएगी तब आपका आंसर इनफाइनाइट क्यों आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा हमारा tan का फंक्शन है वो ना एस शेप में है और ना ये ना ऊपर की साइड को जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यदि मैं यहाँ पर 90 डिग्री पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हमारा जो सा आंसर आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ना एरोज बने हुए हैं और ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो सी वैल्यूज है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। इस वजह से मैंने कहा tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको इतना पता लग गया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो से हमने ये वाले 3 रूल पढ़े हैं, ठीक है, इसे हमने क्यों पढ़ा है, ठीक है, इसे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों जैसे कि मैंने ये पहले वाली एग्जांपल ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना एग्जांपल ले लिया जहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन वेव है, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर ना ग्राफ क्रिएट किया एक्स एंड वाई के बीच में, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इसका जो से वैल्यू होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि यदि मैं इस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा तो इसका जो सा एंगल क्रिएट होगा वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। अभी हमने रूल पढ़ा था कि यदि 90 से ज़्यादा होगी वैल्यू और 180 से कम होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और यदि दोस्तों हमारी जो सी वैल्यू है इस जगह पर आए, मतलब कि आपकी जो सी टेंजेंट है वो बिल्कुल पैरेलल हो एक्स के, तो हमारा जो सा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है। और दोस्तों यदि हमारी जो सी टेंजेंट की वैल्यू है वो कुछ इस तरह आए, मतलब कि इस जगह पर आए, तो जो सा हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो सा एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसे हमें क्या पता लग रहा है कि यदि हम ना इसे एज अ हिल कंसीडर करें तो यदि हम हिल के नीचे जाते जाएंगे तो हमारी उनसी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। और जैसे जैसे हम हिल के ऊपर मूव करते जाएंगे हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है। जो सर ये वाला ग्रेडियंट डिसेंट है ना, इसकी वैसे मैंने ना पहले से वीडियो बनाई हुई है पर आप ना टेंशन मत लो, मैं इसकी वीडियो ना री अपलोड करूँगा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उसके आप टेंशन मत लो, वो आगे आने वाली वीडियो
वीडियोस में आपको अपने आप पता लग जाएगा। वैसे दोस्तों जिनको ना ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पता है उनको तो ये वाला कंसेप्ट इजीली समझ लग गया होगा कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो से टेंजेंट्स है, ये जो से हमने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, जीरो लिया, इसका क्या रोल है। जब आगे जाके आप ना ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ोगे, कॉस फंक्शन को पढ़ोगे, तो आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे आपके ना बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं डिफरेंशिएशन के। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन को हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे दोस्तों जो सा डिफरेंशिएशन है ना, इसके ना बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बट मैं ना आपको ना मेन फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, आप देख सकते हो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ सी का। ठीक है, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। जिनको नहीं पता कांस्टेंट क्या होता है उनको मैं बता दूं, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जब भी आप ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हो ना तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स की पावर एन का मैंने क्या किया, डेरिवेटिव कर लिया। मतलब कि मैंने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, जब आपने एक्स की पावर मतलब कि एक्स की पावर में कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव करना हो, तो आंसर पता क्या आएगा, आपने क्या करना है, जो भी ऊपर वाली वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, उसे आपने ना एक्स के आगे लिख देना है, और आपकी जो सी एक्स के ऊपर वैल्यू प्रेजेंट थी, एन की वैल्यू प्रेजेंट थी, उसमें से 1 को माइनस कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब बात करते हैं, जब आपने ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तब आपका आंसर क्या आएगा। जब भी आपने ना ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो आपका आंसर आएगा ई दी पावर एक्स। ठीक है, इस तरह यदि आपने लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो आपका आंसर आएगा 1 बाय एक्स। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो सी हमारी एक्स की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह साइन के आंसर क्या आएगा, यदि आप साइन का डेरिवेटिव करोगे आपका आंसर क्या आएगा, कॉस। और इस तरह यदि आप कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव साइन एक्स। दोस्तों इसी तरह डिफरेंशिएशन के और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उनका ना सारा चार्ट आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। बाकी आपने कमेंट करोगे तो मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपने यदि +1 +2 में डेरिवेटिव किया हुआ है फिर तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ आता है। ठीक है, जो भी ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पहले से ही पता है। दोस्तों अब बात करते हैं, एक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेन रूल डेरिवेटिव में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना एक ना एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ना वैल्यू ले ली, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 होल द पावर 1 बाय 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा डेरिवेटिव है उसे निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल को यूज करेंगे। ठीक है, चेन रूल पता क्या कहता है, हम क्या करते हैं, जो भी एक वैल्यू है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, इसे ना मैंने कंसीडर कर लिया u। ठीक है, मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यू को क्या कंसीडर कर लिया, u। ठीक है, मैंने 3x स्क्वायर माइनस 5 को u कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू u की पावर 1 बाय 2, क्योंकि हमने क्या किया, 3x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर क्या लिख दिया है, u को। अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई du, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर x को हटाकर हमने क्या लिख दिया, u को। ठीक है, और यहाँ पर du डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर क्या आ चुका है, u। ठीक है, और राइट साइड पर क्या है हमारा x, तो यहाँ पर जो सा डेरिवेटिव होगा वो होगा du बाई dx, ना कि dy बाई dx। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों आप यदि इसे सॉल्व भी करोगे तो du के साथ du कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बाद में सेम आंसर आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अभी के लिए हमने इसे अलग अलग ही रखते हैं ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, dy बाई du को अप्लाई किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि x की पावर n हो तो हमारा आंसर क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, u की पावर 1 बाय 2, मतलब कि x की जगह पर हमारे पास u प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 बाय 2 को मैंने क्या किया, u के आगे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, 1 बाय 2 में से -1 कर दिया और मेरे पास आंसर क्या आया, -1 बाय 2। और दोस्तों जब हमने डेरिवेटिव किया है du बाई dx का तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6x माइनस 0। ये कैसे आ रहा है वो मैं आपको अब बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, मतलब कि जो सा यहाँ पर -5 है वो तो आ जाएगा 0। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो सा 3x स्क्वायर है इसका आंसर पता क्या आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जब हम ना 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना 3 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, और हमें पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। मतलब कि मैंने बताया था कि पावर में जो भी होगा उसे हमने आगे लिख देना है और पावर में जो भी होगा उसे
1 से माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x जो कि होता है 6x। इस तरह हमारा क्या आ गया 6x, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने ना प्लस क्यों लिखा है वो मैं आपको अब बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों जब हम ना डेरिवेटिव करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तब क्या होता है, हम क्या करते हैं जो सी पहली वाली वैल्यू होती है उसे ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरी वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करते हैं और बाद में क्या करते हैं प्लस लिखकर आगे क्या करते हैं दूसरी वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं और पहले वाली वैल्यू का क्या कर देते हैं डेरिवेटिव कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आया 0, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 6x, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6x और प्लस 0 कितना होता है 6x ही, ठीक है। और बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था -5 और हमें पता है 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6x, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ना जो सी u की पावर है वो क्या थी माइनस में, और हमें पता है यदि पावर माइनस में हो और हमें पता है किसी भी कोफिशिएंट की पावर यदि नेगेटिव होती है तो क्या होता है हम क्या करते हैं जो उनसे वो वाला कोफिशिएंट होता है उससे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया u को मैं डिनोमिनेटर में ले गया और यहाँ पर अंडर रूट कहाँ से आया क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 1/2, ठीक है। और 1/2 को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं अंडर रूट, और बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर ऊपर क्या बचा 6x और नीचे क्या बचा 2, तो मैंने क्या किया 2 के साथ 6 को कैंसिल आउट कर दिया और मेरे पास आंसर क्या आ गया 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट u। और हमने u को क्या कंसीडर किया था 3x² -5, तो लास्ट में मैंने क्या किया u की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट आउट कर दी, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया चेन रूल को अप्लाई किया है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मेरे पास ना एक ग्राफ है जिसे मैंने ना x एंड y के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और हम ना कैलकुलस में इसे क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास x एंड y के बीच में क्या है एक फंक्शन, और आपको जो सा ये वाला फंक्शन है ना इतना की हिल है जिसका टॉप पॉइंट ये रहा और लोएस्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है मैक्सिमा का क्या मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमा का क्या मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और यदि मैं इस ग्राफ की बात करूं इसमें जो सी मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर हो सकती है टॉप पर ही होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसे हम क्या कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। और जो सा लोएस्ट पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे मिनिमा, क्योंकि वहां पर क्या होगी हमारी जो सी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने क्या किया हिल की जो सा टॉप वाला पार्ट था या फिर मैक्सिमा था और मिनिमा था वहां पर मैंने क्या किया एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ना जो सा मैक्सिमा और मिनिमा की ना एक कंडीशन होती है कि वो ना एक्स के साथ ना 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। जैसे आप देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा ये वाली लाइन है ये x के पैरेलल है। यदि कोई भी लाइन या फिर कोई भी टेंजेंट x के यदि पैरेलल हो तो उसका एंगल क्या होता है x के साथ 0 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। दोस्तों अब ना यदि मैंने कह दिया कि जो सी वो वाली टेंजेंट होगी मैक्सिमा और मिनिमा की वो ना x के पैरेलल होगी तभी वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो से हमारी स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 या फिर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब तो यही हो गया क्योंकि यहाँ जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि जब कोई भी लाइन x के पैरेलल होती है तो हमारी जो सी tan थीटा की वैल्यू है ना थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। और tan 0 कितना होता है 0। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद, चाहे इस वीडियो के बाद भी देखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया जब भी कोई भी टेंजेंट x के पैरेलल होती है ना तो हमारी जो सी स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो जाती है 0, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम ना इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें, मतलब कि हमारे पास ग्राफ नहीं गिवन, ठीक है, हमने ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना हो कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो सी दोनों की कंडीशन है वो तो सेम ही है कि वो एक्स के पैरेलल होनी चाहिए। जब वो पैरेलल होंगी तभी वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे कि ये वाली जो सी इक्वेशन है वो मैक्सिमा के अंडर आती है या फिर मिनिमा के अंडर आती है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने एक ना इक्वेशन ले लिया है जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू x² - 3x + 2,
ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ना डेरिवेटिव कर रहा हूँ, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ना एक चीज़ ना कंसीडर कर लिया है कि जो हमारा डेरिवेटिव आएगा ना वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने ना स्लोप की वैल्यू जीरो लेनी थी, ठीक है। जिस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव आएगा ना उसे मैंने इक्वल टू कर दिया जीरो की, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने इसे सॉल्व किया, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डी एफ बाई डी एक्स लिख दिया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जीरो, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट कर, मतलब कि कैसे हम डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ये सारा कुछ आपको बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। और इसी तरह यदि मैं -3x का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -3। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो उसे लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, 0 = 2x - 3, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि x को इस एक साइड रहने देता हूँ और बाकी सभी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाता हूँ, ठीक है। जब मैं ऐसे करूँगा तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 क्या था, माइनस में था, तो यदि मैं उस साइड लेकर जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सा x के साथ 2 था वो मल्टीप्लाई में था और दूसरी साइड जाकर कहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप 3/2 को डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। मतलब कि इस कंडीशन में, मतलब कि इस इक्वेशन में आपकी जो सी x की वैल्यू है वो क्या आई है, 1.5। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सी ये वाली x की वैल्यू 1.5 आई है, ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो हमारे पास आंसर यहाँ पर आया था ना 1.5, x की वैल्यू 1.5, तो मैंने क्या किया, वो वाली वैल्यू को ना यहाँ पर पुट आउट कर दिया, मतलब कि जहाँ पर भी x यहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर मैंने लिख दिया 1.5, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सभी चीज़ों को ना सॉल्व कर दिया, मतलब कि 1.5 का स्क्वायर -3, 1.5 + 2, मतलब कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.25। अब दोस्तों मैंने ये सोचा कि जो सी ये वाली वैल्यू है ना, ये ना मैक्सिमा वैल्यू है। अभी हमने मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे पक्का कुछ नहीं पता, मैंने वैसे ही कंसीडर कर लिया कि जो सी ये वाली हमारे पास वैल्यू आई है ना -0.25, ये ना मैक्सिमा वैल्यू है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसे चेक करने के लिए कि जो सी मेरी अजम्पशन है वो ट्रू है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास आंसर क्या आया था 1.5, तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि यदि मैं इसकी स्मॉलर वैल्यू कोई भी लूँ, मतलब कि f(1) लूँ, ठीक है, तो जो सा इसका आंसर आएगा वो -0.25 से कम आएगा, क्योंकि मैंने अभी कंसीडर किया है कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर f(1) को पुट का, मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर मैंने क्या पुट आउट कर दिया, 1, ठीक है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। और हमें पता है कि जो सा 0 होता है वो -0.25 से तो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि जो से हमने अजम्पशन की थी कि जो सा -0.25 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर x की वैल्यू 1.5 क्या है, मैक्सिमा, वो क्या होगी, वो अजम्पशन क्या होगी हमारी, रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि जो सा हमारा आंसर आया है वो क्या है, मिनिमा, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो से हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, ठीक है। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल से आपको बता दिया कि मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ठीक है। अब मैं ना आपको ना थोड़ी सी एग्जाम्पल्स बताता हूँ ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। दोस्तों कई बार पता क्या होता है कि हमारा जो सा ग्राफ होता है ना उसमें ना ही मैक्सिमम वैल्यू होती है ना ही मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, हमारी जो सी ये वाली लाइन है, यदि मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये +∞ की ओर जाती जाएगी, और यदि मैं इस वाली लाइन को फर्दर एक्सटेंड करता जाऊंगा तो हमारा जो सी वैल्यू आएगी वो -∞ की ओर जाती जाएगी। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो सा हमारा ग्राफ है या फिर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि उसकी ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू हो। दोस्तों अब बात करते हैं नो मैक्सिमा और नो मिनिमा के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि नो मैक्सिमा का क्या मतलब होता है कि जिस ग्राफ में आपके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ना हो तो उस ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू होगी या फिर एक से ज़्यादा भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट आपकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। उस वाली जो से ग्राफ होंगे उसे हम क्या कहेंगे, नो मैक्सिमा ग्राफ्स, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड यदि आपके पास नो मिनिमा वाली कंडीशन हो तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी बट उसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि मैं ये वाली जो सी लाइन है इसे आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये -∞ की ओर जाती जाएगी, जिस वजह से इस ग्राफ में कभी भी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं बनेगी।
ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक तरह का ना साउंड वेव की तरह एक ना फंक्शन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ना हमारे पास वन मैक्सिमा या फिर वन मिनिमा नहीं है, मल्टीपल मैक्सिमा और मल्टीपल मिनिमा है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास दो मैक्सिमा है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो उनसे भी छोटे हिल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पर छोटे मैक्सिमा दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। और जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है या फिर सबसे बड़ा हिल होती है या फिर सबसे बड़ी जो सी हिल होती है ना, उसे हम कंसीडर करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। इसे आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, हमारा ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और जितने भी बाकी हिल्स हैं उसे हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब कि पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ी हिल होगी उसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा, और जो बाकी हिल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह जो सा हमारा डीपेस्ट पार्ट है उसे भी हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि जो से स्मॉल डीपर पार्ट्स हैं उनको हम कहेंगे लोकल मिनिमा, और जो सबसे ज़्यादा डीप पार्ट है उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमा। जैसे कि मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस कॉलम और सैलरी कॉलम को उठाया टेबल में से और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया, मतलब कि डॉट्स लगा दिए, ठीक है। ये सब कुछ तो मुझे लगता है आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाया, मशीन लर्निंग मॉडल सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाया। वो कैसे लगाया उसकी डिटेल हम बाद में देखते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या किया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाया और उसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू x1। मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं हमारा जो सा चार्ट है उसके अकॉर्डिंग। यहां पर जो सा एच थीटा एक्स है वो है सैलरी कॉलम को वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हमने सैलरी को प्रेडिक्ट करना है, जो भी हमने चीज प्रेडिक्ट करनी होती है वो हम एच थीटा एक्स की जगह पर लिखते होते हैं। और उसके बाद मैंने थीटा 0 को वैसे लिख दिया और थीटा 1 को भी वैसे ही लिख दिया। उसके बाद x1 एक्सपीरियंस, मतलब कि इसमें हम इनपुट क्या देंगे, एक्सपीरियंस को, ठीक है। मतलब कि एक्सपीरियंस हम इनपुट करेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए कि 5 इयर्स का यदि किसी को एक्सपीरियंस हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी, मींस कि हमारा इनपुट क्या हो गया, एक्सपीरियंस, और आउटपुट क्या आएगी, हमारी सैलरी बाय मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। अब बात करते हैं ये थीटा 0 और थीटा 1 क्या चीज है। पहले बात करते हैं थीटा 0। थीटा 0 होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यदि मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप इस कंपनी में अपॉइंट हुए हो एज ए फ्रेशर, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है, एक सैलरी मिलेगी, सैलरी पैकेज, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया वो है 30,000, मतलब कि उससे कम सैलरी नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो सकती है। हमने बस क्या करना है, जहां से ये लाइन स्टार्ट होगी हमारी जो सा ये मशीन लर्निंग मॉडल से हमने लाइन क्रिएट किया है, उसकी जो से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लिखते हैं थीटा 0 में। अब बात करते हैं थीटा 1 क्या चीज है। थीटा 1 होता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में अपॉइंट हुए हो तो आपको 1 साल बाद 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो गई, ठीक है। उसके बाद सैलरी भी तो इंक्रीज होती है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया कि यदि 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी का हो जाता है तो उसकी सैलरी 10,000 रुपीज बढ़ जाती है। मैंने क्या, इससे क्या हमें पता लगा कि जो सा थीटा 1 होती है वो फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर डाटा जो इंक्रीज होता है पर ईयर या फिर जो भी हमें डाटा गिवन है, ठीक है। इस केस में क्या था, 1 साल में हमारा 10,000 रुपीज जो सी हमारे सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैंने डॉलर लिखा है, $10,000 या फिर रुपीज, ठीक है, इंडियन रुपीज के अंदर। मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर यदि हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है, हमने क्या करना है, सबसे पहले 30 को पुट कर देना है यहाँ पर थीटा 0 की जगह पर, प्लस थीटा 1 की जगह पर हमने क्या लिखना है 10, और मल्टीप्लाई एक्सपीरियंस, जितने भी आप एक्सपीरियंस चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने के बाद मुझे सैलरी ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड पॉइंट है हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो सा ग्रीन पॉइंट है ये है हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और जो सा इसके अंदर जो सा आप देख सकते हो यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखी है ना, ये है इसका एरर, ठीक है। कि यदि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर होता तो जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होनी थी। जितना इनमें डिफरेंस कम होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करें ना, उसमें जो सा ये डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स के लिए ये मिनिमम टू मिनिमम हो, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ब्रैकेट y माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ठीक है। उसे हमने करना है मिनिमम। इसमें y है हमारा एक्चुअल प्राइस या फिर एक्चुअल सैलरी, ठीक है। और जो सा y डैश है वो है हमारा ग्रीन पॉइंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू।
इसे हमने सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। ये लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है उसके बारे में अभी भूल जाइए, क्योंकि अगली वीडियो इसी के बारे में है, ताकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तक बस आप ये देखें कि जो सा ये डिस्टेंस है इसे हमने कम कैसे करना है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो सी हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये सही है या नहीं है। मैंने क्या किया, जैसे कि अब फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम, मैंने पुट किया, जैसे कि मैं जैसे पहले पॉइंट ही ले लेता हूँ। यहाँ पर रेड पॉइंट है, इसकी जो भी वैल्यू होगी मैंने पुट कर दी y में, ठीक है, और उसे माइनस कर दिया जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो कि हमारी ग्रीन पॉइंट है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन पॉइंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी और दोनों को माइनस कर दिया, और उसके बाद माइनस करने के बाद उसका कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार डिफरेंस करने की वजह से इन दोनों में जो सा डिस्टेंस है, ठीक है, यदि मैं इन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, हो सकता है कोई वैल्यू माइनस में आ जाए, ठीक है, उन सबको मैं प्लस में करने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि सब वैल्यूज प्लस में आ जाए मेरे सामने, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस, अभी तो मैंने पहले पॉइंट के लिए ले लिया, उसके बाद मैंने लिखा प्लस, उसके बाद फिर जो सी एक्चुअल वैल्यू थी उसे मैंने y में पुट कर दिया, और प्रेडिक्टेड वैल्यू को जो कि हमारी यहां पर है, ठीक है, उसे y डैश में मैंने पुट कर दिया और उसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद फिर मैंने प्लस लगा दिया, और मैंने ऐसे करते करते सारी वैल्यूज की ऐसे ही हमने डिफरेंस लेकर उन सबका सम कर दिया। सम करने के बाद हमने क्या करना है, उसका हमने चेक करना है उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू को लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की होंगी, उन लाइन में से हमने देखना है किसमें जो सा ये वैल्यू है, जो हम ये सम करके वैल्यू आ रही है, किसमें वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। जो भी हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, हो सकता है हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी, यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, रैंडमली कहीं भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उन सब में मैंने चेक किया कि किसमें सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ रही है। जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है मुझे पता लग जाएगा कि ये वाला हमारा ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमें प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। अब बात करते हैं कि जो सा हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, हमारे जो सी कोडिंग पार्ट है, ये तो हमारे बस समझने के लिए है कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब एक्चुअली जो सी कोडिंग पार्ट में कैसे सब चीजें वर्क करती हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैसे कॉस्ट फंक्शन के लिए ना एक इक्वेशन होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सी हम मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज करेंगे ना उसमें इनबिल्ट ही चीजें होती हैं, आपने बस एक लाइन लिखनी है, उसने खुद ब खुद सब कुछ कर देना है, ठीक है। बस आप समझ लीजिए कि इसके पीछे मैथ है क्या, ठीक है। आपको इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा इजी वे में सब कुछ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनिए। यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जे थीटा 0 थीटा 1, जो भी थीटा 0 है थीटा 1 की वैल्यू है उसे हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है। जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन। और इक्वल टू, उसके बाद मैंने लिखा है 1/2m, m मैंने बताया था ट्रेनिंग सेट होता है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। उसके बाद ये होता है हमारा सम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 1 से लेकर m तक वैल्यूज की सम कर रहे हैं, ठीक है। और जो सी i की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, जैसे कि ये फर्स्ट वैल्यू के लिए है, फिर बाद में सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेगा, ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे सारा आगे तक चलता रहेगा। जो एच थीटा एक्स है इसके बारे में भी हमने पिछली बार बात की थी, और वाई क्या है हमारी एक्चुअल प्राइस, और जो सा एच थीटा एक्स है वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, वही सेम जो हमने पिछली बार किया था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर था, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एच थीटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज लिखी है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इन सब चीजों को कहते क्या है। जो सा हमारा जे थीटा 0 थीटा 1 होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, और जो सा एच थीटा एक्स है पावर आई वो होता है इसके इक्वल थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, ठीक है। इसके बारे में वैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, फिर भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया, ठीक है। दोस्तों हमारा मेन मोटिव है कि जो सा जे थीटा है, ठीक है, जे थीटा 0 थीटा 1 इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम आए, ठीक है। जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और जो सा ये वाला मेथड है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर मेथड। इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले i इक्वल टू 1 लिया है, आप देख रहे हो i से लेकर m का क्या मतलब है। इसका मतलब है जैसे कि हम पिछली बार देखा था ना हमने, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे पहले हम इसकी वैल्यू ले रहे थे, पहली वैल्यू, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी का डिफरेंस, फिर पांचवी का डिफरेंस, ऐसे ही करते करते सारा आगे तक, ठीक है। वही चीज है हमारी ये जो सा i से लेकर m तक है, ये हमें बता रहा है कि कितने पॉइंट्स है हमारे डाटा सेट में, ठीक है। जैसे कि वहां पर भी डाटा सेट में पॉइंट्स थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी पॉइंट्स है 1 से लेकर m तक, बिकॉज हमें पता है m क्या होता है हमारा ट्रेनिंग सेट। एक एक करके सभी वैल्यूज इसमें पुट होती रहेंगी। जैसे i की वैल्यू 1 है पहली बार, ठीक है, इसने क्या करना है पहले x की वैल्यू फर्स्ट चेक करनी है, ठीक है, और उससे प्रेडिक्शन कर देनी है h ऑफ h थीटा x की,
और उसे माइनस कर देना है y की एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस उसके बाद सेकंड वैल्यू, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे जितनी भी हमारी ट्रेनिंग सेट होगी, जैसे कि यहाँ पर 10 है तो 10 तक ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे 1/2m से। 1/2m से हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो सा आंसर है वो थोड़ा छोटा है, हो सकता है कि आंसर बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है। इसलिए हम ना इसे 1/2m कर देते हैं, ठीक है। ये वैसे एक मेथड है, वैसे उससे भी आंसर आ सकता है, बट यदि हम कहें कि इन फील्ड हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम 1/2m कर देते हैं, उसका एक तरह का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि हमारा जो सा कॉस्ट फंक्शन है वो कितना एवरेज में कितना आ रहा है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, जो सा कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमें बताता है कि कितना डिफरेंस है हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन वैल्यू में, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम प्रिडिक्शन लाइन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ θ0 एंड θ1, ठीक है, वो मिनिमम टू मिनिमम उनका डिस्टेंस हो, हर पॉइंट के साथ मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस हो, ठीक है। उसके लिए हमें कैलकुलेट किसको करना पड़ता है, θ0 एंड θ1, ठीक है। और जो सा ग्रेडियंट डिसेंट है वो इसी को कैलकुलेट करता है, θ0 एंड θ1 को कैलकुलेट करके हमें बताता है, ठीक है। मैं पहले ऐसे करता हूं, आपको ना एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, उसके बाद आपको इजीली समझ लग जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले θ0 θ1 एंड कॉस्ट फंक्शन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। मतलब कि मेरे पास एक डाटा सेट था, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, θ0 θ1 एंड कॉस्ट फंक्शन के बीच में एक 3D ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। यदि आपको ये वाला ग्राफ नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे आप ये समझ लीजिए हमने बस एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि आप एक हिल स्टेशन पर गए हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक तरह का हिल स्टेशन लग रहा है, ठीक है। आप ना हिल स्टेशन पे कहीं भी एक पॉइंट पर थे, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि यहां पर मैं था, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस हिल स्टेशन के मैं चाहता हूं जो सा डीप पॉइंट है, मतलब कि जो सा गहरा पार्ट है, मैं वहां पर जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर हिल स्टेशन पर जहां भी था, ठीक है, मैंने वहां पर खड़ा हुआ और मैंने इधर उधर देखा कि सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, ठीक है। और मुझे लगा कि शायद मुझे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे मूव होना स्टार्ट हो गया, मैंने थोड़ा सा पैर इधर को रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला स्टेप लिया, अगले स्टेप मैंने यहां पर रखा, उसके अगला स्टेप मैंने यहां पर रखा, उसके बाद यहां यहां यहां, ऐसे करते करते मैं एक डीप पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यही मेरा मेन गोल है, ग्रेडियंट डिसेंट का मेन गोल होता है हमने डीप पॉइंट पर पहुंचना है। जो भी हमारा ग्राफ होगा उसका जो सा डीप पॉइंट होगा उस पर हमने पहुंचना होता है, ठीक है दोस्तों। अब एक और, जैसे कि यहां पर तो मैंने सपोज किया था कि मैं इस हिल पर था, ठीक है, पर मैं अब सपोज करता हूं कि मैं इस हिल पर नहीं था, मैं इस हिल पर था, ठीक है। यहां पर मैं था और मैंने क्या किया, मैंने मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते 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 मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। मुझे लगा कि जो सा ये हिल स्टेशन है इसका सबसे डीप पॉइंट यही है, पर एक्चुअल में डीप पॉइंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है। इस जो सा ये वाला हिल था उसके हिसाब से सबसे डीप पॉइंट ये है, बट पूरे हिल स्टेशन के हिसाब से सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है। जो भी पूरे ग्राफ का सबसे डीप पॉइंट होता है ना, उसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम, और जो सा पॉइंट जहां पर हम पहुंच गए हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमम। जैसे कि जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये सबसे डीप पॉइंट है, एक्चुअली में उसे हम कहते हैं लोकल मिनिमम, ठीक है। या फिर आप ये सोच लीजिए कि लोकल मिनिमम उसे कहेंगे जब आपको पक्का नहीं पता कि ये डीप पॉइंट है या नहीं है इस पूरे हिल स्टेशन का, ठीक है, उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमम। यदि आपको कंफर्म है कि यही पॉइंट है जो कि इस हिल स्टेशन का सबसे डीप पॉइंट है, तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम का मतलब इस पूरे जो से ये पूरा ग्राफ है या फिर इस पूरे हिल स्टेशन का सबसे गहरा पार्ट यही है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ग्लोबल मिनिमम, मतलब ग्लोबली मिनिमम पॉइंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुझे लगता है आपको ये ग्राफ तो समझ लग गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक बहुत ही सिंपल ग्राफ लेता हूं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन इजीली कर पाऊं। θ0 θ1 एंड कॉस्ट फंक्शन के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, पर ये ग्राफ ना 3D फॉर्म में था, मैं सोच रहा हूं इसे ना 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं अब क्या हुआ, θ0 एंड θ1 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो गया। पहले किसमें था, θ0 θ1 एंड कॉस्ट फंक्शन के बीच में, मतलब कि मैंने ऊपर की साइड देखा और मैंने θ1 एंड θ0 के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, जो कि एक तरह का सर्कल्स की फॉर्म में होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं मैंने स्टार्ट किया था इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर स्टार्ट किया था और मेरा मेन गोल है कि मैंने इस सेंटर पर पहुंचना है, बिकॉज ये जो सा सेंटर है, ये इस जो सा ग्राफ है इसका सबसे डीप पॉइंट है, ठीक है। 2D की फॉर्म में
जो भी इसका सेंटर होता है उसे हम डी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया जहां पर भी मैं खड़ा था, मैंने उसका थीटा 0 की वैल्यू चेक की और थीटा 1 की वैल्यू चेक की। उसके हिसाब से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, पर अभी हम सेंटर से बहुत दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा अभी टाइम लगेगा वहां पर पहुंचने में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये तो मतलब हमारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे में बढ़ा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे पता लगा कि जो सा थीटा 0 की मैंने यहां पर वैल्यू चेक की, ये थी 500 और थीटा 0 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू थी 0। ठीक है, तो हमारा प्रेडिक्शन लाइन कैसे आ गई, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं बिल्कुल सेंटर पर पहुंच गया। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद मैंने चेक किया थीटा 0 की वैल्यू और थीटा 1 की वैल्यू, और उसके हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब आप सबसे डीप पॉइंट पर पहुंच जाओगे ना इस जोन से ग्राफ के, ठीक है, तब जोन से भी लाइन ड्रॉ होगी, प्रेडिक्शन लाइन ड्रॉ होगी, उसका जोन सा कॉस्ट फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली मिनिमम ही होगा, बिकॉज हमने इसकी हेल्प से ही इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि जोन सा ये वाला पार्ट है ये वर्क कैसे करेगा इन मशीन। ठीक है, जैसे हमारा कंप्यूटर है उसमें ये कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया कि ये कैसे वर्क करेगा, अब थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। मैंने क्या किया, ये होता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला। सबसे पहले ये बता देता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले में किसको क्या कहते हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। थीटा जे की वैल्यू वही होती है, हमने थीटा जे की वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब कि थीटा 0 या थीटा 1, जे की वैल्यू 0 में या फिर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। वो डिपेंड कर रहा है कि हम किसको प्रेडिक्ट करें, किससे चेक कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो सी ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू होती है वो रैंडम होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हिल स्टेशन पर किया था कि किसी भी जगह से हमने स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट में भी हमारा जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में रैंडमली हम कुछ भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब यहां पर किस चीज को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक अल्फा वैल्यू है, अल्फा को हम कहते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट होता है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जो सा हिल स्टेशन था, हिल स्टेशन से नीचे आ रहे थे। ठीक है, हिल स्टेशन से नीचे आने की जो सी स्पीड है वो उसे हम कहेंगे लर्निंग रेट। ठीक है, जितना लर्निंग रेट ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम नीचे आ पाएंगे। ठीक है, जितना कम होगा उतना हम धीरे धीरे नीचे आ पाएंगे। ठीक है, और जो से यहाँ पर जे थीटा 0 थीटा 1 है वो तो आपको पता ही है, कॉस्ट फंक्शन है, और उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा 0 एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स आई। ये फॉर्मूला है किसका, हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कॉस्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इस पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अब मैं आपको बता देता हूं कि लर्निंग रेट से क्या फर्क पड़ता है, कि यदि हम लर्निंग रेट तो बहुत कम रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि मैं लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसे चेक करते हैं। मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, और यहां पर आप इसे मान सकते हो ये एक हिल है। ठीक है, ये सबसे डीप पॉइंट है उसका। ठीक है, और हमें यहां पर पहुंचना है। ठीक है, मैंने ना लर्निंग रेट को बहुत ही कम किया हुआ है, मतलब कि ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे आता रहेगा और एक टाइम पर ये सबसे डीप पॉइंट पर पहुंच भी जाएगा। पर ये बात है कि वहां पर जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, बिकॉज हम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, इसके दूसरी तरफ यदि हम बहुत ही ज्यादा मतलब कि लर्निंग रेट रख देते हैं, तब क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यदि हम स्पीड से नीचे आ रहे हैं तो हमें पता है जितनी हम स्पीड से नीचे जाएंगे उसी तरह हम ऊपर को भी धकेले जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब हम लर्निंग रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे तब क्या होगा, एक टाइम पर वो नीचे आता रहेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो सा हमारा वैल्यू होगी वो नीचे जाने की जगह ऊपर को जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने स्टार्ट यहाँ पर किया था, ऐसे नीचे आते 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 ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो गया, बिकॉज हमने लर्निंग रेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन के बारे में कैसे पता लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हिल्स थे। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो सा हमारा पॉइंट है उसने नीचे की ओर जाना है या फिर ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, कहां पर हमने जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रेविटी होती नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर हमने बॉल रख दी और बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मशीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसे तो बताना पड़ेगा कि नीचे जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है, हमें नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। ठीक
ठीक है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन टू मूव क्या होता है, मैंने क्या किया, एक हिल ले ली और यहाँ पर एक पॉइंट पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ना टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट क्या होता है, बिल्कुल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। ठीक है, और मैं चाहता क्या हूं कि यहां पर हूं मैं, मतलब कि मैं हिल के ऊपर वाली साइड हूं, पर मैं इसके नीचे वाली साइड जाना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर मतलब कि पीछे की ओर मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, टेंजेंट से मुझे पता लग गया कि जो सा ये वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव की ओर है। ठीक है, मतलब जो सा भी इसका नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये नीचे की, यदि पॉइंट नीचे होता, ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट की डायरेक्शन नीचे की ओर होती तो जो सी वैल्यू क्या होनी थी, नेगेटिव, बट ये इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर की ओर, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यदि इसकी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को यदि फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा कि जो सा अल्फा है, या आप देख सकते हो माइनस है बाहर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, मतलब कि जो सा हमारा थीटा की वैल्यू है वो कम होती रहेगी, कम होते 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 वो मिनिमम की ओर जाती रहेगी। ठीक है, दूसरी तरफ यदि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की और मुझे पता लग गया कि यहां पर जो सा नंबर होगा, नंबर डायरेक्शन है, जो भी हमारी डायरेक्शन है वो नेगेटिव की ओर है, हम ऊपर की ओर नहीं जा रहे, नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम जाना कहां जाते हैं, इस पॉइंट पर, मतलब कि आगे की ओर जाना चाहते हैं। हमें पता लग गया कि नेगेटिव पॉइंट आएगा, मतलब कि हमारा जो सी डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है, मतलब कि हमारा नंबर भी नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि जो सी हमारी थीटा की वैल्यू होगी, थीटा 1 की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, तो हम आगे की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। पिछली बार क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए हम पीछे की ओर जा रहे थे, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू तो यही होती है। ठीक है, और जो सी हमारी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए हम आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आगे अब आपने देखा होगा कि वहां पर एक डेरिवेटिव भी था, जो सा फॉर्मूला था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, जो सा हमारा फॉर्मूला था वहां पर एक डेरिवेटिव टर्म भी थी, ये आप देख सकते हो, डी बाय डी थीटा। ठीक है, ये वाली टर्म थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसका क्या वर्किंग, हम डेरिवेटिव क्यों लिख रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ना नीचे की ओर जाना चाहता हूं। डेरिवेटिव क्या करेगा, जो सा हमारी फंक्शनैलिटी, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा लर्निंग रेट रख देते हैं उसकी फंक्शनैलिटी, और जब हम बहुत ही कम लर्निंग रेट रखते हैं, इस दोनों की फंक्शनैलिटी को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे, हिल के नीचे नीचे आते रहेंगे, वैसे वैसे जो सा डेरिवेटिव क्या करेगा, जो सी लर्निंग रेट है उसे ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा। हमें मैन्युअली डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लर्निंग रेट को। ठीक है, जैसे कि आपने देख सकते हो, मैंने क्या किया, यहां पर था और मैं नीचे आ गया, मतलब कि मैंने बहुत ज्यादा लर्निंग रेट रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा लर्निंग रेट कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पर मैं सबसे ज्यादा मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्किंग थी हमारी डेरिवेटिव की। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ लग गया होगा कि जो सा हमारा अल्फा है उसकी क्या वर्किंग है, डेरिवेटिव की क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, और थीटा 0 एंड थीटा 1 को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग में इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बैकएंड पे होगा क्या। एक्चुअली में हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब कुछ जो सी लाइब्रेरीज है उसमें पहले से लिखा हुआ है, बट आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे वर्क कर रहा है, बैकएंड पे सब कुछ क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, नहीं तो आपको ये जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डबल डॉट इक्वल टू, मतलब कॉलन इक्वल टू डाला हुआ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, यदि मैं लेता हूं a इज इक्वल टू a+1, ठीक है, इसमें यदि a की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब तो ये होगा 5 इज इक्वल टू 6, बट ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 5 इक्वल टू 6 तो कभी होता ही नहीं। ठीक है, दूसरी ओर यदि मैं a को वेरिएबल की तरह ट्रीट करता हूं कि a जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, मैंने डॉट मतलब कॉलन इक्वल टू से डिनोट कर दिया कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू a+1। ठीक है, a+1, अब यदि मैं a की वैल्यू को 5 भी पुट करता हूं तो जो सा वेरिएबल है उसमें अपडेट हो जाएगा, वो इसके इक्वल नहीं होगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यदि आपने मेरी वेरिएबल वाली वीडियो देखी है तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये वैसे वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये सब कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या होगा, जब हमने सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में रैंडमली चूज हो जाएगी। ठीक है,
एक बार रैंडमली चूज होने के बाद वैल्यू, उसके बाद हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है वो हिल के नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो सी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं टेम्प 0 आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने टेम्प 0, टेम्प 1 और थीटा 0 एंड थीटा 1 को ऐसे क्यों यूज किया है। डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकता था, थीटा 0 इज इक्वल कॉलन इक्वल टू दिस वन, थीटा 1 कॉलन इक्वल टू थीटा 1 दिस वन। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जो सा थीटा 0 एंड थीटा 1 की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहनी है। ठीक है, जब तक वो सबसे डीप पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इसलिए हम टेम्प 0 एंड टेम्प 1 लिखते होते हैं ताकि जो भी अपडेशन हो वो टेम्प 0 एंड टेम्प 1 में होती रहे। ठीक है, और जो से लास्ट में जो सी अपडेशन हो वो किसमें हो, थीटा 0 एंड थीटा 1 में। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात हमारी ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रेडियंट डिसेंट का जो सा फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, ठीक है, तो आपने ना क्विकली एक चीज नोटिस की होगी। नोटिस क्या किया होगा कि जो सा हमारा फॉर्मूला है ग्रेडियंट डिसेंट का, जो सा फॉर्मूला है वो ना थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, वो क्यों हुआ है वो मैं आपको अब बताता हूँ। गाइस चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, एक्चुअली पता क्या था, जो सा पिछला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें ना हमने क्या किया था कि अल्फा के बाद डायरेक्टली कॉस फंक्शन को लिख दिया था। ठीक है, बट हमें पता है कॉस फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। बट आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो डेरिवेटिव था, अब तो यहाँ पर डेरिवेटिव है नहीं और डेरिवेटिव की जगह पर यहाँ पर x आ चुका है, वो कैसे आया है। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, हमने क्या किया डायरेक्टली जो सा डेरिवेटिव था ना उसे मैंने सॉल्व कर दिया ताकि फर्दर जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपका जो सा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था जो सा ग्रेडियंट डिसेंट है उसे हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट की वैल्यू को मिनिमम कर सकें। वहां पर हमने क्या देखा था कि यदि हम किसी हिल के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और हमारा मेन गोल ये है कि हमें क्या करना है, डीपेस्ट पॉइंट पर जाना है या फिर लोकल मिनिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम तक हमने जाना है। वहां तक जाने के लिए हम क्या यूज करते थे, ग्रेडियंट डिसेंट। अब बात करते हैं कि जो सा ग्रेडियंट डिसेंट है ये बाकी दो से कैसे अलग है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, और यहाँ पर जो सा फॉर्मूला है ना वो वर्क पता कैसे करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, होल ट्रेनिंग डाटा मतलब कि हमारे पास जो सा पूरा डाटा है ना उसे पर इपॉक में डालते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये इपॉक क्या है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इपॉक के बारे में बताऊं कि इपॉक होता क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सा ये होल ट्रेनिंग डाटा है इसका क्या मतलब है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर पता क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, पूरा जितना भी हमारे पास डाटा प्रेजेंट है ना हम क्या करते हैं उसे लेते हैं और उसके ऊपर कॉस्ट फंक्शन अप्लाई कर देते हैं या फिर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर देते हैं। मतलब कि हम पूरे डाटा को लेते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट में डाल देते हैं ताकि हमारी जो सी ऑप्टिमाइज थीटा 0 और थीटा 1 है वो हमारे सामने आ जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इपॉक का क्या मतलब है। एक्चुअली जो सा इपॉक है ना ये ना जनरली हम ना डीप लर्निंग में ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा, मशीन लर्निंग में थोड़ा सा कम ही हम इसे यूज़ करते हैं, मतलब कि इस वर्ड को कम यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो सा इपॉक होता है ना, इपॉक हम कहते हैं स्टेप को। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सा फर्स्ट स्टेप है हमने क्या किया, सारा डाटा लिया, ठीक है, और उसके बाद उसे ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, ऑप्टिमाइज करके हमें थीटा 0 थीटा 1 की वैल्यू दे दी। एक बार वैल्यू आने के बाद जब दोबारा प्रोसेस होगी, मतलब कि हम अगले स्टेप पर जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड इपॉक। इसी तरह हमारे पास n नंबर ऑफ इपॉक्स हो सकते हैं। ये जो सा इपॉक वाला टॉपिक है ना, जब आप डीप लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे तब आपको इजीली समझ लग जाएगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि ग्रेडियंट डिसेंट वर्क कैसे करता है। ये ना मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया था। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, वहां पर आपको इजीली समझ लग जाएगा। अब बात करते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों पता क्या है कि जो सा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये ना ग्रेडियंट डिसेंट की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो सा हमने यहाँ पर समीशन डाला हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो सा समीशन वाला पार्ट था वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो सा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना ये ना थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वन डाटा वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग सेट पर इपॉक, मतलब इसका क्या मतलब है, हम क्या करते हैं पहली रो को लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं उस डाटा को लेकर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट के फॉर्मूले में डाल देते हैं और वो क्या करता है, उसकी जो सी वैल्यूज है थीटा 0 थीटा 1 की जो सी वैल्यूज है उसे क्या करता है, अपडेट करता है। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड इपॉक में वो सेकंड वैल्यू लेता है और थर्ड इपॉक में वो थर्ड वैल्यू लेता है, मतलब कि पर इपॉक वो 1 वैल्यू लेता है।
और जो सा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है और ग्रेडियंट डिसेंट है, इसका जो सा फॉर्मूला ये एग्जैक्ट सेम है। बस आपने क्या करना है, समेशन हटा देना है और 1 बाय जो सा m आपको दिख रहा था उसे आपने हटा देना है। बाकी जो सा फॉर्मूला है वो सारा सेम है। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। अब बात करते हैं मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मिनी बैच। मिनी बैच का क्या मतलब है, हम ना बैच बना रहे हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के। जैसे कि हमें पता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते थे, हम ना एक एक वैल्यू को लेते थे और उसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में डालते थे, जो क्या करता था θ0 और θ1 की वैल्यू को अपडेट करता रहता था। बट दोस्तों खुद सोचो कि जब आप क्या करोगे, एक एक वैल्यू को लोगे और उसके ऊपर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला लगाओगे और θ0 θ1 की वैल्यू को अपडेट करते रहोगे। सोचो यदि आपके पास मिलियंस ऑफ डाटा है तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको एक्यूरेट θ0 θ1 की वैल्यू को निकालने में। तो उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। क्योंकि दोस्तों इसमें पता क्या होता है कि हम ना जो से स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के फीचर्स हैं और ग्रेडियंट डिसेंट के फीचर्स हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों जो सा ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें हम क्या करते थे, पूरा डाटा लेते थे और उसे फॉर्मूले में पुट आउट कर देते थे और बाद में θ0 और θ1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या थी, जब आप ना पूरा का पूरा डाटा डाल दोगे तो हमारी जो से मशीन है उसके ऊपर ना ओवरलोड आ जाएगा। और कई बार होता है कि जो सा हमारी मशीन है इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। सेम कैसा है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, वहाँ पर क्या है, हम एक एक करके वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब कि उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसका जो सा फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल सेम है ग्रेडियंट डिसेंट की तरह। जैसे आप देख सकते हो इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे आप ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला देख लो या फिर मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला देख लो, ये एग्जैक्टली सेम है। बस डिफरेंस पता क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा डाटा डालते थे ग्रेडियंट डिसेंट में, मतलब कि जो से हमारी m की वैल्यू होती थी वो पूरे डाटा की होती थी। बट इस बार हम क्या करेंगे, बैच की फॉर्म में डाल देंगे। मतलब कि हमने क्या किया, पहले 5 बैच ले लिए, मतलब कि 5 रोज ले ली, ठीक है, और उसके ऊपर मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और θ0 और θ1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे हम मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो सा हमारा टाइम है वो भी कम लगेगा एज कंपेयर टू स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और हमारे कंप्यूटर पर भी ओवरलोड नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सा मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये सेट ऑफ डाटा वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं डाटा का, ठीक है, और उसे एक एक करके फॉर्मूले में पुट आउट करते रहते हैं और θ0 और θ1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं ना आपको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ग्राफिकली इजीली समझ लग जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने ना ग्रेडियंट डिसेंट के एग्जांपल लिया है, या फिर आप इसे ना स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब आप ना स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हो तब क्या होता है कि जब आप लोकल मिनिमम को फाइंड आउट कर रहे होते हो तब जो सा आपका ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनता है, मतलब कि वो थोड़ा सा लीनियर होता है। मतलब कि जो सा वो वाला पाथ होता है ना, जैसे हम हिल्स के ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, उसका जो सा पाथ है वो बहुत ज़्यादा लीनियर होता है, मतलब कि सीधा सीधा आप आ जाओगे, ठीक है। बट जो सी प्रॉब्लम्स ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है उसकी वजह से हम ना इसे यूज़ नहीं करते। उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या होता है, जो सा हमारा पाथ होता है वो ना लीनियर नहीं होता, थोड़ा सा जिगजैग होता है। और एक और बात, जब आप ना मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हो ना तो आपकी जो सी लोकल मिनिमम, मतलब कि जो आपका लोकल मिनिमम आएगा वो ना ग्रेडियंट डिसेंट के लोकल मिनिमम के अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, मतलब कि आपको अप्रोक्सीमेटली मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कॉस्ट फंक्शन की। ये आपको ना बिल्कुल वैसा लग रहा होगा कि जैसे हमने ना लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा था, जहाँ पर जब हमारे पास सैंपल डाटा होता था तो हमारा जो सा सैंपल मीन आता था वो एक्चुअल मीन के अप्रोक्सीमेटली सेम होता था। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो सीरीज को देख लो, आपको हर एक चीज़ समझ लग जाएगी।